तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का चैप्टर हमारा है ब्लड, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट फर्स्ट है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। तो ब्लड जो है बहुत अच्छा चीज़ है, वो आगे पढ़ेंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लड जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए आइए। ब्लड जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव फ्लूइड से बना हुआ है, जो कि क्या है, ब्लड है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड के स्टडी को कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी इज नाउन एज स्टडी ऑफ ब्लड। उसके बाद कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। जो हमारा ब्लड है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल से बना हुआ एक लिक्विड भी बोल सकते हैं, एक कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो अब जो बोलना हो आप बोल सकते हैं। तो ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर सेल है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब आपको समझाएंगे यहाँ पर अच्छी तरह से। फिलहाल थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए। ये एक होता है हमारे बॉडी में इंट्रा सेल, जो हमारा फ्लूइड होता है बॉडी का। जो हमारा बॉडी का फ्लूइड होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इंट्रा सेलुलर। क्या होता है? इंट्रा सेलुलर, समझ रहे ना। दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर। दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर जो रहेगा। इसमें क्या मतलब आ सकता है? एक तरह से जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, लाइजोसोम, राइजोसोम, सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे आप लोग, अच्छी तरह से समझ रहे होंगे इस बात को। इसलिए अगर सेल भी नहीं पढ़े तो पहले जाके वीडियो हमारा सेल का भी देख सकते हैं आप लोग। सेल का वीडियो पहले ही अपलोडेड है। जो कि हमारा सेल के अंदर है वो है इंट्रा सेलुलर। और हमारा ब्लड जो है वो क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर। ब्लड क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर है, जो कि हमारे सेल से बाहर है। ये पूरे एक ट्यूब्यूल्स मतलब कैपिलरीज में घूम रहा है। क्या? कैपिलरीज और ब्लड मतलब किस में घूम रहा है? आर्टरीज और वेन्स के थ्रू घूम रहा है पूरे ब्लड में। इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर। जो भी ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी हमारे शरीर में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है उसको वहाँ पहुँचा रहा है। तो किसके माध्यम से वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से पहुंचा रहा है। तो उसी पे जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले उसका जो भी कंपोनेंट है, मतलब जो भी उसके अंदर जो भी चीज़ आ रहा है उस पर हम बात करेंगे। ब्लड कैपिलरीज आता है, जैसे आर्टरीज और वेन्स आता है, हार्ट आता है, उसके बाद ब्लड आता है। तो हमने ब्लड से शुरू किया और ब्लड पूरी विस्तार से अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें कोई संकोच नहीं है। सिर्फ आप बने रहें और विदाउट स्किप आप लोग देखिए और हर एक चीज़ जानेंगे। और नोट्स और पेन जो है लेकर बैठिए, ताकि आप नोट्स करते जाइए अच्छी तरह से। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, अच्छे से समझ गए, तो आपका तो ब्लड में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आपके ब्लड जो बॉडी में है उसके ब्लड में नहीं, मतलब ब्लड के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये वादा है मेरा। तो ये चीज़ समझ गए। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि जो सेल से बाहर है, और जो इंट्रा सेलुलर मतलब जो हमारा सेल के अंदर है। जैसे सेल ऑर्गेनल्स हो गया, हमारा सेल लाइजोसोम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब सेल के अंदर है, तो वो हो गया इंट्रा सेलुलर। और कुछ इंटरटिशियल फ्लूइड है वो सब हो जाता है इंट्रा सेलुलर। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर में आ जाता है हमारा ब्लड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसमें जैसे कि इसमें इंट्रा सेलुलर में लिम्फ भी आ सकता है। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड क्या है? तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज क्या है वो जानेंगे। तो इसका सबसे पहले कलर देखिए। कलर कैसा होता है? रेड होता है। रेड होता है, रेड होता है। ठीक है। तो ये जो रेड होता है ये एक स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा, जिसे मान लीजिए जहाँ जो ब्लड आर्टरीज में रहेगा वो अलग रहेगा, जो वेन में रहेगा वो अलग रहेगा।
आर्टरीज में जो ब्लड रहेगा वो स्कारलेट रेड रहेगा। स्कारलेट रेड मतलब किस लिए रहेगा, क्योंकि जो हमारा मान लीजिए आर्टरीज है उसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हमारा वेन है उसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, CO2। इसके कारण ये जो पर्पल रेड होगा और ये स्कारलेट रेड होगा। ओके, ये दोनों थोड़ा चेंज होता है और ये बेसिक चीज़ है। इसे तो रेड आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये अगर करें तो ये जाने तो बेहतर है। उसके बाद इसका वॉल्यूम जो होता है मेल में 5.5 लीटर, मतलब 5.5 लीटर के लगभग होता है, और फीमेल में 4.5 लीटर, मतलब 4 लीटर 500 ml। उसके बाद इसमें अब 1 लीटर कम क्यों होता है? अब कम होने का ये कारण नहीं है कि अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि फीमेल जो होती है जो खून चूस लेती है, ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है भैया। इसमें जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है कम होता है, फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब है कि आयरन की कमी, आयरन का कमी मतलब ब्लड का कमी। तो बात समझ जाइए सीधा सी। उसके बाद इसमें जो होता है मेल का 8% बॉडी वेट, मतलब जो मेल का है वो 8% बॉडी वेट के हिसाब से होगा, और फीमेल में 7% बॉडी जो होल वेट है उसके हिसाब से उसका 7% ब्लड होगा। ये चीज़ समझ गए। दूसरा इसका पीएच रेगुलेशन जो है कि इसमें आर्टरीज में जो है 7.45 होगा और वेन में जो होगा 7.35 होगा, 35। मतलब इसका होने का कारण क्या है, देखिए हम बताते हैं। इसमें 7.5 आर्टरीज में इसलिए है क्योंकि इसका जो CO2 लेवल है वो डिक्रीज है, और इसमें वेन में 7.35 होने का कारण है क्योंकि इसमें CO2 इंक्रीज है। CO2 ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में वो ज़्यादा है मात्रा। वेन वाला जो ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, तो वेन वाला डीऑक्सीजनेटेड है तो उसमें CO2 ज़्यादा हो रहा है। तो CO2 ज़्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिक है वो थोड़ा एसिडिक होगा, और जो आर्टरीज में है वो थोड़ा स्लाइटली एल्कलाइन होगा। मतलब ये कहने का मतलब है। और यहाँ पर आ जाइए, मतलब दोनों स्लाइटली एल्कलाइन ही है, मतलब कि जैसे मान लीजिए दोनों एल्कलाइन ही है। इसका इसलिए देखिए नेट जो 7 pH होता है ये न्यूट्रल होता है, जो pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और जो 7 से नीचे है वो एसिडिक होता है, और जो 7 से ऊपर आगे बढ़ रहा है वो क्या है, एल्कलाइन है। और जो 7 से नीचे है मतलब 6 है, 5 है, 4, जितना 7 से नीचे आगे बढ़ते जाएगा, मान लीजिए 4, 3, 2, उतना एसिडिक होते जाएगा। और 7 से जितना ये आगे बढ़ते जाएगा 8, 9, 10 ये एल्कलाइन होते जाएगा। तो ये स्लाइटली एल्कलाइन है, थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा, सीधा 7.45 हुआ है, मतलब 7.45 हुआ है, इसलिए ये स्लाइटली एल्कलाइन है। और दूसरा बात करते हैं बॉडी फ्लूइड। यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर आप लोग समझ चुके हैं। तो हमारे बॉडी में जो है 42 लीटर बॉडी फ्लूइड है। सबसे पहली बात, 42 लीटर में 28 लीटर जो है हमारा, 28 लीटर जो है वो क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और जो हमारा 14 लीटर बचता है इधर, वो 14 लीटर जो है वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर है। वही एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारा 33% जो है वो हमारा ब्लड है। अब यहाँ एक बार और समझ लीजिए, 42% हमारा होल बॉडी फ्लूइड है, होल बॉडी फ्लूइड है, ठीक। उसमें भी अब जो है 28 लीटर है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब इसमें जो है बचा इसका 42 लीटर का, जो 42 लीटर में कितना, 14 लीटर। तो 14 लीटर जो है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी अब 14 लीटर में ये 33% में हमारा ब्लड आता है।
ये चीज़ समझ गए। हमारा ब्लड ये जो 14 लीटर है उसका 33% मतलब ब्लड है। उसके बाद फंक्शन जाने, पहले फंक्शन ही जान लेते हैं, उसके बाद उसका ब्लड कंपोजिशन जो है बाद में थोड़ा सा जान लेते हैं। फंक्शन जो है हमारा ब्लड का वो ट्रांसपोर्ट का है। तो ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो कि हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम में गैस एक्सचेंज हो रहा है, तो किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू हो रहा है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और ब्लड में पूरा हमारा जो ऑक्सीजन जो है कि हमारे सेल्स को चाहिए, तो हमारे सेल में जो है कि पूरा पहुंचा रहा है होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करके। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंचा रहा है, जहाँ जहाँ बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए वहाँ पहुंचा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस जो भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स है वो पहुंचा रहा है। उसके बाद विटामिन्स को पहुंचा रहा है, जहाँ पर विटामिन्स है, कुछ हार्मोन्स है, जैसे इंडोक्राइन तो हमारा एक तरह से मान लीजिए कि जैसे कि नेटवर्क तरह काम करता है, लेकिन हमारा एक्सोक्राइन जो है वो ब्लड के थ्रू काम करता है, तो कुछ हार्मोन्स को भी अपने जहाँ पर जो उसका एक्शन, जहाँ पर सेंटर है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है ब्लड ही, उस हार्मोन्स को। उसके बाद जो है कि हमारा रेगुलेशन आता है। रेगुलेशन में क्या करते हैं, उसके बाद जो है इलेक्ट्रोलाइट्स, ये समझ गए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करेगा, विटामिन्स ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके बाद जो है इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसपोर्ट करेगा। ये सब सारा चीज़ जो भी ट्रांसपोर्ट करने का है वो ट्रांसपोर्ट ये करता है। उसके बाद रेगुलेशन में पीएच रेगुलेशन करेगा, दूसरा टेम्परेचर रेगुलेशन करता है कुछ। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ जो है रेगुलेशन मतलब करने का काम करता है। हार्मोन्स रेगुलेशन भी करता है। अब इसमें भी मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स रेगुलेशन भी, उसका भी बैलेंस बनाता है। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन मतलब जो भी रेगुलेशन मतलब जितना भी चीज़ मेंटेन करने का वो सारा कुछ ब्लड करता है। जैसे ऑक्सीजन भी एक तरह से मान सकते हैं मेंटेन करेगा, किस तरह से करेगा वो, जैसे हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन एक तरह से एक्सचेंज हो रहा है, तो वहाँ भी ब्लड के थ्रू, तो वहाँ पर भी ब्लड का रोल है, तो वहाँ भी रेगुलेशन का काम कर रहा है। कुछ हार्मोन्स रेगुलेशन करता है। उसके बाद इसका प्रोटेक्शन एक इम्यून सिस्टम के थ्रू और दूसरा जो है कि फैगोसाइटिक नेचर के थ्रू, फैगोसाइटोसिस के थ्रू। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि एक तरह से एक इम्यून मतलब एंटीबॉडी बनाता है हमारा जो ब्लड, जैसे हमारा WBC है, WBC क्या बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। तो एंटीबॉडी बना रहा है तो वो हमारे लिए मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। दूसरा फैगोसाइटोसिस जो हमारा बाहर का कुछ भी है, फॉरेन मतलब इन्फेक्शन, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी बाहर का जो पैथोजेंस है वो हमको अटैक किया हमारे बॉडी पर, तो उससे कौन लड़ रहा है, तो प्रोटेक्शन मतलब एक तरह से ब्लड कर रहा है। उसका ब्लड का कौन कर रहा था, WBC कर रहा है उसमें भी। और उसके बाद बहुत सारा मतलब इसमें जो कि है, इससे आप 30 से मतलब 3 है, इससे 30 बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आप इसमें बहुत सारा लिख सकते हैं, ये अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने का काम, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करने का काम, इसमें भी हार्मोन्स रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, पीएच रेगुलेशन, बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं। आपको अगर आ गया फंक्शन ऑफ ब्लड लिखने तो अब 10 पेज लिख दीजिएगा इसी पर, ठीक है ना। ये अलग अलग लिखना है, सिर्फ बनाना है, वहाँ पर एक एक पॉइंट करके पॉइंट बनाना है। यहाँ पर मैंने 3 बताया आपको, इसमें एक एक लाइन करके आपको बना कर लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद ब्लड कंपोजिशन आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्लड कंपोजिशन में पहला पार्ट जो है हमारा लिक्विड पार्ट होता है, दूसरा फॉर्मेट एलिमेंट होता है, ठीक है। इसमें लिक्विड पार्ट जो होता है 55% मतलब 55%, अब फॉर्मेट एलिमेंट जो है 45%। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा हमारा आ जाएगा और दूसरा फॉर्मेट एलिमेंट्स में ब्लड सेल्स आ जाएगा जो कि 45% होगा। अब प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में सबसे पहले वाटर आएगा जो कि सबसे ज़्यादा रहेगा, 90 से
92%, मतलब 90 to 92%, और प्रोटीन 6 to 8% होगा। और सोल्यूट में हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, एमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, ये सब इसमें आ जाएगा। जो भी एनर्जी है, मतलब हार्मोन्स कुछ, मतलब हार्मोन्स नहीं, उसमें जो भी जैसे कि यूरिया है, मतलब टॉक्सिन्स प्रोडक्ट है, वो सब सोल्यूट में हमारा आ जाएगा। वाटर 90 से 92%, प्रोटीन 6 से 8%, उसके बाद सोल्यूट जो है 1% आता है। उस 1% में क्या क्या रहेगा, तो उसमें टॉक्सिन्स प्रोडक्ट कुछ रहेगा, एमाइनो एसिड्स रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा, मतलब जो भी है उसमें होगा यहाँ पर। उसके बाद प्रोटीन 3 भाग में बढ़ता है। एक होता है उसमें एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुलिन और तीसरा फिब्रोनोजेन। ये जो होता है कि एक इन्फ्लामेटरी काम भी करता है एक तरह से। यहाँ पर मान लीजिए एंटीबॉडी ये बना रहा है, WBC बना रहा है, लेकिन उसमें भी एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद ये मान लीजिए थ्रोम्बोसाइट क्लॉट करने में काम कर रहा है, ये एक तरह से प्लेटलेट्स जो है हमारा क्लॉट करने में काम करता है, तो उसमें भी ये क्लॉट करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिब्रोनोजेन जो है, फिब्रोन में बदल जाता है शायद। उसके बाद इस पे ये तीनों मतलब मिलके एक तरह से समझ लीजिए एंटीबायोटिक बना रहा है। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब उस क्लॉट फैक्टर्स जो है हमारा है, क्लॉटिंग फैक्टर, उसमें भी हेल्प कर रहा है। तो इसका ये काम है तीनों का। अब आ जाते हैं फॉर्मेट एलिमेंट्स। फॉर्मेट एलिमेंट्स जो है कि हमारा सेल्स है, क्या है, ब्लड सेल्स है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। RBC इरिथ्रोसाइट्स, इरेथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट्स का मतलब सेल्स, तो रेड ब्लड सेल हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए ल्यूको का मतलब वाइट, साइट्स मतलब ब्लड सेल्स, और उसके बाद थ्रोम्बो का मतलब होता है क्या, थ्रोम्बो का मतलब क्लॉट। अब क्लॉट साइट्स तो नहीं बोल सकते, तो इसलिए प्लेटलेट्स इसका नाम है। इसका RBC इरिथ्रोसाइट्स, WBC ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। अब RBC जो हमारा शरीर में होता है वो 5 मिलियन होता है, मतलब कि 1 माइक्रोलीटर के, मतलब 1 माइक्रोलीटर जो हमारा आता है ब्लड का 1 माइक्रोलीटर में ये 5 मिलियन पाया जाएगा प्लेटलेट्स। 1 माइक्रोलीटर ब्लड में ये 5 मिलियन पाया जाएगा। और वोमेंस में थोड़ा कम रह सकता है, 4 मिलियन भी हो सकता है, ठीक, कम होता है ना, हीमोग्लोबिन कम, आयरन कम, इसलिए ब्लड भी कम। तो RBC वोमेन में थोड़ा कम हो सकता है। अब उसके बाद इसका जो RBC का जो हमारा एक तरह से जीवन काल है वो होता है 120 दिन। इसका जो लाइफ स्पेन है वो कितना रहेगा, 120 डे। उसके बाद WBC के जो होता है वो कितना होता है, 7,000 से 10,000 होता है। ये फिर से बन सकता है, अगर मान लीजिए हमारे शरीर में पैथोजन आया तो ये एंटीबॉडी खुद बनने लगता है, तो ये कम रहने का वजह से ये बाद में बन सकता है, मतलब एक तरह से तुरंत प्रोडक्शन इसका हो जाता है। उसके बाद ये 7K से 10K होता है। इसका जो जीवन काल है, लाइफ स्पेन, वो 2 वीक्स है। इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। उसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स जो है हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी है। और ये जो है हमारा मतलब मान लीजिए 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख जो होता है हमारे माइक्रोलीटर में पाया जाता है। 1.5 लाख से 4.5 लाख थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ल्यूकोसाइट जो है फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट में, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या आएगा, हमारा जो ग्रेन्यूल्स रहेगा वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। और इसमें जो रहेगा एक ग्रेन्युलोसाइट्स में, मतलब इसमें ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेगा और एक ग्रेन्युलोसाइट्स में अब्सेंट रहेगा। इसमें अब आता है, ये देखिए, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है एक न्यूट्रोफिल्स जो है क्या करता है,
एक तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्ड, जो हमारा पैथोजन से लड़ने का काम, फर्स्ट रिएक्शन जो होता है वो हमारा न्यूट्रोफिल्स का करता है। डब्ल्यूबीसी क्या है, एंटीबॉडी में काम करता है, फेगोसाइटोसिस करने का काम करता है, हमारा बाहर से कोई भी पैथोजेंस इन्फेक्शन आता है तो उसको किल करने का काम करता है, लड़ने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी रिएक्ट करता है। और हमारा आरबीसी जो है क्या करता है, आरबीसी हमारा एक तरह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और उसके बाद और ब्लड का जो कलर रेड रहता है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण रहता है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन के अंदर इसमें आयरन भी रहता है। तो डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स है जो कि हमारा एंटीबॉडी बनाता है पैथोजेंस को मारने के लिए, किल करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए हमारा डब्ल्यूबीसी काम आता है। इसमें है ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें कि तीन मतलब जो है कि डिवाइड होकर न्यूट्रोफिल्स आता है, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्ड जो है, रिएक्शन सबसे पहला जो होगा वो न्यूट्रोफिल्स का ही होगा। सबसे पहले कोई भी पैथोजेंस हमारे शरीर में आया तुरंत उठ के मारे खातिर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जो ये फेगोसाइटोसिस होता है, मतलब उसको इंगल्फ करने का काम करता है, इसको मार देगा, तुरंत अटैक करता है। तो फर्स्ट अटैक न्यूट्रोफिल्स का होता है। और बेसोफिल्स जो होता है, बेसोफिल्स जो होता है हमारा कि एक एलर्जिक रिएक्शन में भी काम आता है। उसके बाद ये जो बाहर का पैरासाइट्स है, इन्फेक्शंस है, उससे भी लड़ने में हेल्प, फाइट करने में पैरासाइट से ये हेल्प करता है। कौन, बेसोफिल्स। कोई भी पैरासाइट्स आए ये उससे लड़ने के लिए तुरंत तैयार। जो हमारा बेसोफिल्स है वो फाइट अगेंस्ट करता है, किसके से, पैरासाइट के अगेंस्ट फाइट करता है। और वो ये जो है एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन से लड़ने का काम करता है। कौन, बेसोफिल्स। फर्स्ट जो है हमारा न्यूट्रोफिल्स, वो फर्स्ट रिस्पॉन्ड करता है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स, किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म कोई आ रहा है, अटैक कर रहा है तो उसको किल करने का तुरंत काम करेगा, फैगोसाइटिक्स काम करेगा, मतलब फैगोसाइटोसिस का काम करेगा। तो और बेसोफिल्स क्या करेगा, फाइट पैरासाइट से करेगा। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन कुछ भी करेगा तो वहाँ पर एक्ट करेगा, कौन, बेसोफिल। उसके बाद इस्नोफिल्स, इस्नोफिल्स जो है हमारा एलर्जीज में काम करता है, रिलीज हिस्टामिन, मतलब हिस्टामिन को रिलीज करता है। उसके बाद एलर्जी के रिएक्शन में भी काम करता है, इन्फ्लामेशन में भी काम करता है। उसके बाद आता है ये ग्रेन्युलोसाइट्स हो गया, दूसरा ए ग्रेन्युलोसाइट्स, मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। उसके बाद इसमें दो आता है डिवाइड, फर्स्ट लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में भी दो होता है सेल, एक टी लिम्फोसाइट, दूसरा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होगा वो एक तरह से मेच्योर होता है, कहाँ पर, बोन मैरो में। और टी लिम्फोसाइट जो है कहाँ मेच्योर होगा, वो थाइमस में जाके। लिम्फोसाइट फर्स्ट, लिम्फोसाइट, सीधा समझिए। इसमें भी दो डिवाइड होता है, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, बी मतलब बी लिम्फोसाइट सीधा, बी से बोन मैरो, और टी लिम्फोसाइट टी से थाइमस में मैच्योर होगा। टी से थाइमस में मैच्योर होगा, वो प्रोडक्शन होगा। उसके बाद जो होगा बी जो है बी से बोन मैरो में है। उसके बाद ये जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाने का काम करेगा, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है, एक तो जैसे बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना रहा है सबसे पहला बात, और फैगोसाइटोसिस भी करेगा, वहाँ पर किल करने का भी काम करेगा एक तरह से। लिम्फोसाइट हमारा किल करने का भी, बैक्टीरिया या कोई भी वायरस है, फंगी है, उससे लड़ने का भी काम करता है उसके अगेंस्ट। लेकिन बी लिम्फोसाइट जैसे है तो कोई भी एंटीबॉडी बना रहा है, उससे लड़ने के लिए बना रहा है, उससे लड़ने के लिए जा रहा है, तो वो लड़ने के लिए मतलब अटैक करा बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट उस पैथोजन या किसी भी एलर्जिक रिएक्शन को माइंड में याद करके रखे, मेमोरी का काम कर रहा है, कौन, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कोई भी हमारा पहले एक, मान लीजिए टाइफाइड हुआ है हमको, कोई भी एलर्जी हमको हुआ है पहले से, तो टी लिम्फोसाइट जो हमारा है उसको याद करके रखा है, ये आया है एक बार, याद जब टी लिम्फोसाइट रहेगा तो बी लिम्फोसाइट को भेजेगा, जाओ ये वही फिर है, फिर दोहरा के आया है। तो वो काम करेगा कौन, टी लिम्फोसाइट, याद करने का काम करेगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, कोई भी इन्फेक्शन, एलर्जी को याद करने का काम करेगा टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट कहाँ होता है, थाइमस में मैच्योर होता है, या बनता तो है बोन मैरो में, जैसे आरबीसी हमारा कहाँ बन रहा है, बोन मैरो में। तो उसके बाद
कुछ जो होता है जैसे लिम्फोसाइट, कुछ मतलब जो हो रहा है WBC, कुछ मैच्योर हो रहा है यहाँ पर लीवर में, कुछ मैच्योर हो रहा है लिम्फ में, तो ये चीज़ है। उसके बाद हमारा मान लीजिए ब्लड का स्टोरेज कहाँ है, ब्लड का स्टोरेज कहाँ है, ब्लड ये स्टोर होता है स्प्लीन में जाके। किसी का अपना पर्सनल जो ऑर्गन सिस्टम है, सिस्टम के अंदर अपना स्टोरेज नहीं है, लेकिन ब्लड का स्टोरेज है स्प्लीन, स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाता है। और दूसरा इसके बाद मोनोसाइट, मोनोसाइट जो है कि लार्जेस्ट WBC है, सबसे बड़ा WBC का जो पार्ट है वो मोनोसाइट है। अब मोनोसाइट क्या करता है, ये भी जो है कि एक तरह से जो मान लीजिए कि लिम्फोसाइट मार दिया उस बैक्टीरिया को, तो कहाँ चल जाएगा, उसको लेके मोनोसाइट लेके चल जाएगा। ये मान लीजिए ये लाश गिरा दिया, लिम्फोसाइट लाश गिरा दिया, तो मोनोसाइट उसको लेके चल जाएगा। ये मार के गिरा दिया, ये बॉडी के लेके चल जाएगा। और ये जो कभी कभी फैगोसाइटोसिस भी करता है, खुद भी लड़ने का काम करता है, इनगल्फ करने का काम करता है, उसको खा जाने का काम करता है, ये सब काम मोनोसाइट भी करता है। लेकिन ज़्यादातर लिम्फोसाइट उसको मारेगा, किल करने का काम करेगा। मान लीजिए फर्स्ट जो है मारने का काम इसका है, न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट अटैक ही करेगा भाई, तीनों की काम करता है ज़्यादातर, तीनों की न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये तीनों को एकदम बेहतर काम करता है। लड़ने का काम यही तीनों का है ज़्यादातर। करता यो है, यो फाइट जो है ये भी करता है, लेकिन ये ज़्यादातर ये तीनों करता है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट रिस्पॉन्ड है, फर्स्ट बार अटैक करेगा उसको मारने को, उसको खा जाने का काम करेगा पहला बार। और दूसरा ये लिम्फोसाइट, ये जो है ये भी एंटीबॉडीज बनाने का काम करेगा, उससे लड़ने का कोई भी मेडिसिन जैसे देते हैं ना, नहीं होगा तो ये सीधे छोड़ देंगे, कुछ होगा हाथे से चल जाएगा लड़ने। और कुछ जो होता है कि अपना तोप बंदूक लेके जाता है लड़ने के लिए, तो तोप बंदूक ले जाने वाला यही है, एंटीबॉडी तुरंत बना लेगा शरीर के अंदर, तैयार है आओ। तो उस ढंग से ये करता है, ये याद रखता है, अरे वो है फलना ये आया है, तो उसको मतलब इस ढंग से मतलब अच्छा ये है तो इस पे अटैक करना है, इसको कैसे मारना है, इसका कमजोरी हमको पता है, हम पहले ही हमसे एक बार लड़ा है, तो वो चीज़ मोनोसाइट्स कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ हो गया होगा, उम्मीद है, आई होप। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि वीडियो सबसे पहले आप